रात का समय था। एक चांद से भी सुंदर लड़की चंद्रिका एक लड़की को लेकर तेजी से सुनसान जंगल में भाग रही थी। अब हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। वो यहाँ आ जाएगी। मुझे अपनी बेटी को लेकर वापस चंद्रलोक जाना होगा, वो भी इसी वक्त। हे रहस्यमय चांद, जल्दी जमीन पर आ जा और हमें यहाँ से बहुत दूर ले जा। तभी आसमान से एक विशाल चांद जमीन पर धीरे धीरे उतरता है और जमीन पर आ जाता है। तभी अचानक एक औरत जोर जोर से हंसते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तूने सोचा तो मुझसे बच के भाग जाएगी? नहीं बच पाएगी चंद्रिका। ना तो वापस चंद्रलोक जाएगी और ना ही तुम्हारी ये बेटी अब तुम्हारे पास रहेगी। ये अब हमेशा मेरे पास ही रहेगी। वो औरत निशा चंद्रिका से उसकी बेटी ले लेती है और चंद्रिका फूट फूट के रो पड़ती है। ऐसा मत करो निशा, मेरी बेटी मुझे वापस दे दो। मैं इसे लेकर हमेशा के लिए यहाँ से दूर चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इतना कहकर निशा अपने पास से एक अजीब सा फूल निकालकर चंद्रिका को सूंघा देती है। वह फूल सूंघते ही चंद्रिका का पूरा शरीर धीरे धीरे एक काले फूल के रूप में बदलने लगता है। निशा चंद्रिका की इस लाचार हालत को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। नहीं, ऐसा मत करो, मेरी बेटी मुझे दे दो। मुझे मेरी बेटी से दूर मत करो। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं एक काले फूल में कैसे बदल गई? कोई तो मेरी मदद करो। निशा उसकी चीख पुकार को अनसुना कर देती है और उस लड़की को लेकर हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। चलते चलते निशा एक घर के पास पहुँचती है और उस घर का दरवाजा पीटने लगती है। तभी घर के अंदर से उसका पति राजीव बाहर आता है। इतनी रात को तुम कहाँ गई थी निशा? जी, मुझे रास्ते में एक अनाथ बेटी मिली है, मैं उसे अपने साथ ले आई हूँ। अब से मैं इसकी माँ बन के रहूंगी और इसकी परवरिश करूंगी। मेरे तो भाग्य ही खुल गए जो तुम जैसी नेक दिल स्त्री मुझे पत्नी के रूप में मिली है। मैं पहले बहक गया था। निशा, मुझे माफ कर दो। मेरी उस गलती के लिए मुझे माफ कर दो। मैं आज से सिर्फ तुमको ही अपनी पलकों पे बिठा के रखूंगा। फिर राजीव अपनी पत्नी निशा को लेकर घर के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही सूर्यास्त होता है तो फूल धीरे धीरे एक सुनहरे रंग में तब्दील होकर बहुत बड़ा आकार लेने लगता है। तभी वहां से रमन नाम का एक गांव वाला गुजरता है। अरे ये क्या, इतना बड़ा सुंदर फूल! मैंने तो अपने पूरे जीवन में ऐसा अनोखा फूल पहले कभी नहीं देखा। इसके अंदर से तो एक अजीब सी रोशनी भी निकल रही है। चलो, इस फूल को मैं यहाँ से तोड़ लेता हूँ और घर ले जाकर अपनी पत्नी को दूंगा। वो इसे देखकर कितनी खुश हो जाएगी। रमन जैसे ही उस सुनहरे फूल के पास जाता है और उसे छूने की कोशिश करता है, अचानक चारों तरफ एक तेज रोशनी फैल जाती है। रोशनी के फैलते ही रमन का हाथ और उसका पूरा शरीर धीरे धीरे फूल में बदलने लगता है। यह क्या? नहीं नहीं, मैं खुद एक फूल में कैसे बदल रहा हूँ? ये तो कोई शापित फूल था। कोई है? बचाओ बचाओ मुझे फूल नहीं बनना। देखते ही देखते रमन की आवाज बंद हो जाती है और वह भी एक काले फूल में बदल जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। जो भी इंसान उस रास्ते से गुजरता और उस फूल को देखता, वह इसी तरह पत्थर या फूल बन जाता था। इसी तरह धीरे धीरे वक्त बीता है और 20 वर्ष गुजर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वह छोटी सी मासूम बच्ची अब बेहद जवान और खूबसूरत लड़की में बदल चुकी होती है, जिसका नाम रोशनी है।
एक दिन रोशनी बहुत परेशान होकर अपने घर में बैठी रहती है। तभी वह निशा आती है। क्या हुआ बेटी? तुम आज बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। पता नहीं माँ, मुझे क्या हो गया है। आज सुबह से ही मुझे अपने अंदर कुछ बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। बेटी, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम खामोखा परेशान हो रही हो। एक काम करो, तुम जाकर तालाब से थोड़ा पानी ले आओ। घर का पानी पूरी तरह खत्म हो चुका है। हाँ माँ, क्यों नहीं, तुम रुको, मैं अभी तालाब से पानी लेकर आती हूँ। फिर रोशनी पानी का खाली घड़ा लेकर घर से निकल जाती है। रोशनी के जाते ही निशा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। मुझे किसी भी तरह से रोशनी तक सच पहुंचने नहीं देना होगा। अगर आज इसे अपनी असलियत और चंद्रलोक का सच पता चल गया तो वो कभी नहीं होगा जो सोचकर मैंने 20 साल पहले ये कदम उठाया था। निशा घर में परेशान खड़ी रहती है। वहीं दूसरी तरफ रोशनी पानी का घड़ा लेकर रास्ते से गुजर रही होती है कि तभी रास्ते में गांव के बहुत से लोग एक जगह जमा दिखते हैं। वह गांव का मुखिया और बाकी गांव वाले घेरा बनाकर खड़े होते हैं। भाइयों, आज फिर हमारे गांव से 2 लोग रहस्यमयी तरीके से उसी घने जंगल में गायब हो गए हैं। इतना कहकर सभी गांव वाले डर से घबरा जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। वही दूर खड़ी रोशनी ये सारी बातें सुन लेती है। पता नहीं आखिर क्या माजरा है उस तरफ का। आए दिन गांव के चौपाल पर लोग ऐसी बातें करते रहते हैं। आखिर क्या रहस्य है उस जंगल में, लेकिन माँ तो मुझे कभी उस तरफ जाने ही नहीं देती। रोशनी परेशान होकर मिट्टी का घड़ा लेकर आगे बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ उस विशाल काले गुलाब से लगातार आंसू गिर रहे होते हैं। कितना वक्त हो गया, 20 वर्ष बीत गए, पर मैंने अपनी मासूम बच्ची को आज तक नहीं देखा। पता नहीं मेरी लाडली बेटी कहाँ और किस हालत में होगी। तभी इतने में वहाँ से एक साधु महाराज गुजरते हैं। वह काले गुलाब की पंखुड़ियों से गिरते आंसू देखकर हैरान रह जाते हैं और तुरंत उस गुलाब के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से जान गया हूँ कि तुम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हो बेटी। मुझे अपना कष्ट बताओ, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। ये क्या साधु महाराज, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ गई? क्या आप मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूँ? हाँ बेटी, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत सालों से यहाँ इस रूप में भयंकर कष्ट झेल रही हो। बेझिझक होकर मुझे अपनी सारी तकलीफें बताओ। बाबा, मैं एक बेहद बदनसीब माँ हूँ, पर ये उस समय की बात है जब मैं इस रूप में नहीं थी। सुबह का वक्त है। एक लकड़हारा राजीव घने जंगलों के बीच लकड़ियां काट रहा होता है। तभी वही पास से राजकुमार दिनेश भी गुजर रहा होता है। अचानक आसमान से जगमगाता चांद जमीन पर उतर आता है और उसमें से चंद्रलोक की मल्लिका चंद्रिका बाहर आती है। उसकी अलौकिक खूबसूरती देखते ही राजीव और राजकुमार दिनेश दोनों उस पर पूरी तरह मोहित हो जाते हैं। वाह, क्या अद्भुत और खूबसूरत स्त्री है। आज से पहले मैंने अपने पूरे जीवन में इतनी सुंदर कन्या कभी नहीं देखी। मुझे इस मल्लिका से बात करनी ही होगी। सच में ये तो साक्षात सौंदर्य की देवी है। मैंने आज तक न जाने कितनी राजकुमारियों के विवाह के प्रस्ताव ठुकराए हैं, लेकिन इसकी सुंदरता के आगे तो सब फीके हैं। मुझे इससे विवाह करना ही होगा। राजीव अपनी सुध बुध खोकर चंद्रिका की तरफ आगे बढ़ जाता है। ये क्या, तुम दोनों कौन हो और मेरे सामने इस तरह रास्ता रोककर क्यों खड़े हो गए? हे सुंदरी, तुम सच में बेहद खूबसूरत हो। तुम्हारी ये सुंदरता देखते ही मैं अपना दिल हार बैठा हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करके मेरे राज्य की रानी बनोगी?
मुझे भी तुम पहली ही नजर में पसंद आ गई हो। तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें हमेशा बहुत खुश रखूंगा। तुम जो कहोगी मैं वह सब करने को तैयार हूँ। हमारे चंद्रलोक का ये कड़ा नियम है कि हर 18 वर्ष होने पर एक बार मुझे धरती लोक पर आकर एक जीवन साथी चुनना पड़ता है। लेकिन अगर मैंने इस अभिमानी राजकुमार को चुना तो शायद मेरी धरती पर आने का मकसद पूरा नहीं होगा। मुझे इस सीधे और मेहनती लकड़हारे को ही चुनना चाहिए। राजकुमार, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। लकड़हारे, मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। क्या सच में? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। पर तुमने मुझे क्यों ठुकरा दिया मलिका? मैं तो एक समृद्ध राजकुमार हूँ। तुम मेरे महल में ऐशो आराम से राज करती। नहीं, मुझे महलों का राज नहीं करना है। मुझे एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति का साथ अपना साधारण जीवन बिताना है। फिर चंद्रिका आगे बढ़ती है। और राजीव का हाथ थामकर उसके साथ वहां से चली जाती है। चंद्रिका, भले ही तुमने आज मुझे ठुकरा दिया हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता। मैं जीवन भर तुमसे प्रेम करता रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ राजीव चंद्रिका से विवाह करके अपने घर लौटता है। तभी अंदर से निशा बाहर आती है और चंद्रिका और राजीव को एक दूसरे के करीब देखकर निशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या जी, मैं आपकी ब्याहता पत्नी पहले से ही घर में बैठी हूँ, फिर आपने मुझसे बिना पूछे ये दूसरा विवाह क्यों कर लिया? मुझे माफ कर दो निशा, पर यह चंद्रिका मुझे बहुत पसंद आ गई और मैं इसके बिना अब एक पल भी नहीं जी सकता था। इसलिए आज से यह भी मेरी पत्नी है और तुम भी। मैं तुम दोनों को इस घर में बराबर का अधिकार दूंगा। राजीव की यह बात सुनकर चंद्रिका को गहरा झटका लगता है। राजीव, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि तुम पहले से ही विवाहित हो? अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि तुम शादीशुदा हो तो मैं तुम्हें अपना जीवन साथी कभी नहीं चुनती। तुम्हारी खूबसूरती ने मेरा मन मोह लिया था चंद्रिका, इसलिए मैं यह बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन तुम मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होने दूंगा। मेरी दुनिया के नियम के हिसाब से अगर किसी से एक बार विवाह कर लो तो पूरा जीवन उसके साथ ही बिताना पड़ता है। मैं चाह कर भी ये रिश्ता तोड़ नहीं सकती। अगर मैंने ये रिश्ता जोड़ा है तो मैं इसे अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगी। ठीक है, तो चलो अंदर चलते हैं। फिर राजीव चंद्रिका का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाता है, जिसे देखकर निशा गुस्से से आग बबूला हो उठती है। मैं इसे कभी खुश नहीं रहने दूंगी। इसने क्या सोचा कि मेरे पति से विवाह करके ये मुझसे मेरा अधिकार छीन लेगी? अब देखो मैं क्या करती हूँ। कुछ दिन बीत जाते हैं। राजीव हर वक्त चंद्रिका से बहुत प्रेम करता है, जिससे खुश होकर एक दिन चंद्रिका आंगन में झूम रही होती है। तभी निशा उसके पास आती है। क्या बात है, तुम आज इतना खुश क्यों हो? निशा दीदी, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जैसे ही वो काम से घर लौटेंगे ना, मैं ये बात उन्हें बताऊंगी। वो कितने खुश हो जाएंगे। इतना कहकर चंद्रिका मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मेरी शादी के 4 साल हो गए और राजीव हर वक्त उसी से प्रेम करती रहती हैं। इसके बच्चे के आने के बाद तो इस घर में मेरी कोई अहमियत ही नहीं बचेगी। नहीं, अब मुझे इसे किसी भी कीमत पर रास्ते से हटाना ही होगा। आओ पुत्री, बताओ इस घने जंगल में कैसे आना हुआ? बाबा,
मेरी सौतन ने मेरा सब कुछ छीन लिया है। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे मुझे हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके? वह चंद्रलोक की मलिका है पुत्री। तू उसकी शक्तियों से एक लकड़हारे की पत्नी बनने की बजाय खुद बेहद धनवान बन सकती है। जैसा मैं कहता हूँ बस वैसा करो। साधु बाबा निशा के कान में एक गुप्त योजना बता देते हैं, जिसे सुनकर निशा कुटिलता से मुस्कुराने लगती है। बिल्कुल बाबा, मैं वैसा ही करूंगी जैसा आपने कहा है। निशा वापस अपने घर लौटती है। जहाँ राजीव आंगन में खड़ा उसका इंतजार कर रहा होता है। तुम इतनी देर कहाँ थी निशा, और इस तरह बिना बताए कहाँ चली गई थी? मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। मैंने अपनी आंखों से चंद्रिका को राजकुमार दिनेश से मिलते हुए देखा। वो राजकुमार के ही बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं खुद उन दोनों का चोरी छिपे प्यार भरी बातें सुनकर आई हूँ। क्या इसका मतलब यह बच्चा मेरा नहीं बल्कि उस राजकुमार का है? चंद्रिका, तुमने राजकुमार और मुझे, हम दोनों को धोखा दिया है। चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें इस घर में एक पल भी नहीं रख सकता। इतना कहकर राजीव गुस्से में चंद्रिका का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देता है। नहीं जी, ऐसा मत करिए, मेरी बात पर यकीन करिए, ये संतान आपकी ही है। मैं सिर्फ आपसे प्रेम करती हूँ, किसी और के बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। लेकिन राजीव उसकी एक नहीं सुनता और दरवाजा बंद कर लेता है। चंद्रिका रोते हुए घने जंगलों में आ जाती है। अब मैं क्या करूं? मैं इस हालत में चंद्रलोक वापस भी नहीं जा सकती। मुझे किसी भी तरह अपनी संतान को इस दुनिया में लाना ही होगा। जैसे ही मेरी बेटी इस दुनिया में आ जाएगी, मैं उसे लेकर अपनी दुनिया में लौट जाऊंगी। हाँ। चंद्रिका रोते हुए जंगल में जैसे तैसे एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार दिनेश परेशान होकर अपने महल के बगीचे में बैठे होते हैं। तभी एक गांव वाला उनके पास आता है। क्या बात है राजकुमार, आज आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठा हूँ। राजकुमार, मुझे पता है कि आप चंद्रिका नाम की उस सुंदर स्त्री से प्रेम करते हैं। उसके पति ने निशा के बहकावे में आकर उसे घर से निकाल दिया है। वह इस हालत में घने जंगल में अकेले एक झोपड़ी में रह रही है। यह सुनते ही राजकुमार दिनेश तुरंत घने जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां उन्हें एक पेड़ के नीचे चंद्रिका की झोपड़ी दिखाई देती है। चंद्रिका जरूर इसी झोपड़े के अंदर होगी। राजकुमार झोपड़ी के पास जाते हैं, जहां चंद्रिका बेबस बैठी आंसू बहा रही थी। ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है चंद्रिका? मैंने सोचा था कि तुमने उस लकड़हारे को चुना है तो तुम खुश रहोगी, लेकिन उसने तुम्हारी कदर नहीं की और तुम्हें इस हालत में बेसहारा छोड़ दिया। मैं तुमसे आज भी उतना ही प्रेम करता हूँ। चलो, मैं तुम्हें इस हालत में भी अपनी रानी बनाने के लिए तैयार हूँ। नहीं राजकुमार, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैंने तुम्हें अपनाया तो समाज में मेरे पति और सौतन के लगाए सारे झूठे इल्जाम सच साबित हो जाएंगे। मैं अपनी पवित्रता के साथ अकेले ही अपना जीवन बिताऊंगी। राजकुमार दिनेश चंद्रिका से सच्चा प्यार करता था। उसने वादा किया कि वह जीवन में कभी किसी और से विवाह नहीं करेगा। वह आंखों में आंसू लिए वहां से चला जाता है।
कुछ दिन बीतते हैं और चंद्रिका एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। उधर निशा अपने घर के बाहर बैठी होती है। तभी अचानक वही तांत्रिक साधु बाबा उसके पास आते हैं। तुम यहाँ आराम से बैठी हो निशा। तुम्हारी सौतन चंद्रिका ने एक बेटी को जन्म दिया है। आज रात ही चांद धरती पर उतरेगा और वह अपनी बेटी को लेकर चंद्रलोक चली जाएगी। तुम्हें किसी भी तरह उस बच्ची को अपने पास रखना होगा। जब तक वह बच्ची तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हारे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी और तुम्हारा झूठ भी राजीव के सामने नहीं आएगा। अगर मेरे पति को सच पता चला तो अनर्थ हो जाएगा। वो चंद्रिका को वापस अपना लेंगे और मेरी सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। मुझे तुरंत कुछ करना होगा। निशा तुरंत वहां से जंगल की तरफ निकल पड़ती है। दूसरी तरफ चंद्रिका अपनी मासूम बेटी को आंचल में छुपाकर झोपड़ी से बाहर आती है। अब हम यहाँ सुरक्षित नहीं है। निशा यहाँ कभी भी आ सकती है। मुझे अपनी बेटी को लेकर आकाश मार्ग से वापस चंद्रलोक जाना ही होगा। तभी अचानक निशा राक्षसी हंसी हंसते हुए चंद्रिका के सामने आ खड़ी होती है और झटके से उसकी गोद से बच्ची को छीन लेती है। ऐसा मत करो निशा, मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो। मैं इसे लेकर हमेशा के लिए धरती लोक से दूर चली जाऊंगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। निशा तुरंत वही जादुई फूल चंद्रिका को सूंघा देती है। फूल सूंघते ही चंद्रिका का शरीर एक बड़े काले गुलाब में बदलने लगता है। निशा उसकी बेबसी पर ठहाके मारती है। नहीं निशा नहीं, मेरी बेटी मुझे दे दो। मुझे मेरी नन्ही बच्चे से दूर मत करो निशा। जब तक तुम्हारी ये बेटी मेरे पास है तब तक मैं उस दुनिया की सबसे धनी स्त्री बनी रहूंगी। अगर मैंने तुम्हें आजाद छोड़ा तो तुम इसे छीन ले जाओगी। ये लड़की मेरे लिए सिर्फ खजाने की चाबी है। वह विशाल काला गुलाब साधु महाराज के सामने रोते हुए अपनी आप बीती पूरी करता है। बाबा, जैसे जैसे लोग इस रास्ते पर आकर काले फूलों में बदलते हैं, वैसे वैसे निशा की जादुई धन दौलत और बढ़ती जाती है। मैं 20 वर्षों से अपनी बेटी के लिए तरस रही हूँ। मुझे बस एक बार अपनी बेटी रोशनी से मिलना है। मैं तुम्हारी ममता के आगे नतमस्तक हूँ बेटी। मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें इस श्राप से आजाद करता हूँ। साधु बाबा अभिमंत्रित जल फूल पर छिड़कते हैं। तभी एक तेज रोशनी फैलती है और चंद्रिका वापस अपने दिव्य मल्लिका के रूप में प्रकट हो जाती है। जाओ चंद्रिका, अपनी बेटी से मिल लो। मैंने तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी कर दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। आपने एक माँ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। चंद्रिका वहां से तेजी से भागती हुई अपने पुराने घर की तरफ बढ़ती है। गीली है ज़मीं और गीली है मेरी रूह। मुझे पता है मेरी बेटी रोशनी उसी घर के अंदर है। मुझे जल्दी पहुंचना होगा। जब चंद्रिका वहां पहुंचती है तो निशा घर के मुख्य दरवाजे पर ही बैठी होती है। निशा तो यहाँ पहरा दे रही है। मुझे चुपकर घर के अंदर जाना होगा। बस किसी तरह ये यहाँ से थोड़ी देर के लिए हट जाए। कुछ देर बाद जैसे ही निशा किसी काम से बाहर जाती है, चंद्रिका चोरी छिपे घर के अंदर घुस जाती है। वहाँ रोशनी अकेली खड़ी थी।
तुम कौन हो और इस तरह चोरी छिपे मेरे घर के अंदर क्या कर रही हो? रोशनी बेटी, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ। रोशनी स्वभाव से बेहद घमंडी थी। अपनी सौतेली माँ निशा के झूठे लाड प्यार के कारण वह चंद्रिका को दुत्कार देती है। ए औरत, होश में तो है ना? मेरी सिर्फ एक ही माँ है जिन्होंने मुझे पाला है। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। चंद्रिका आंखों में आंसू लिए टूटे दिल से वहाँ से बाहर निकल जाती है। रोशनी उसे जाते देख बड़बड़ाती है। पता नहीं कौन अजीब औरत थी और मुझे अपनी बेटी क्यों कह रही थी। मुझे तो लगता है इसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। तभी निशा वापस लौट रही होती है। वह चंद्रिका को रोते हुए घर से दूर जाते देख लेती है। ये क्या? ये तो हूबहू चंद्रिका जैसी लग रही है, पर ये आजाद कैसी हुई? कहीं इसने रोशनी को सारा सच तो नहीं बता दिया ना? निशा घबराकर घर के अंदर भागती है। बेटी रोशनी, क्या अभी घर में कोई आई थी? हाँ माँ, पता नहीं कौन पागल औरत अंदर आ गई थी जो खुद को मेरी माँ बता रही थी। मैंने तो उसे अच्छे से डांट कर घर से भगा दिया। ओह, इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था, वो चंद्रिका ही थी। माँ, तुम अचानक ऐसे सोच में क्यों पड़ गई? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बेटी तू बहुत भोली है। तू नहीं जानती कि दुनिया में ऐसी कई ढोंगी औरत घूमते हैं जो तुम जैसी अमीर और सीधी लड़कियों को अपनी झूठी बातों में फंसाकर उनका फायदा उठाती हैं। तुम्हें ऐसी औरतों की परछाई से भी दूर रहना चाहिए। अच्छा हुआ माँ जो मैंने उसे धक्के देकर निकाल दिया। तुम बैठो, थकी होगी ना, मैं घर का बचा हुआ काम निपटा लेती हूँ। रोशनी वहाँ से अंदर चली जाती है। निशा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। अच्छा हुआ कि मैंने रोशनी को अपने झूठे प्रेम जाल में ऐसा फंसा रखा है कि वो मेरे सिवा किसी और पर विश्वास कर ही नहीं सकती। लेकिन मुझे उस चंद्रिका को हमेशा के लिए काम तमाम करना ही होगा। फिर निशा गुस्से में घर से निकल पड़ती है। तभी इतने में रोशनी वहाँ आ जाती है। माँ अभी तो बाहर से आई थी और अचानक इतनी तेजी में कहाँ जा रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए। फिर रोशनी निशा का पीछा करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रिका तालाब के किनारे बैठकर फूट फूट कर रो रही होती है। मैंने जिसके लिए इतना कष्ट सहा, आखिरकार मेरी बेटी ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। अब मैं कैसे अपनी दुनिया लौटूंगी? कल फिर से चांद धरती पर उतरेगा और मुझे अपनी बेटी को लेकर वहां वापस जाना है। तभी इतने में पीछे से निशा आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। आखिर तुमने क्या सोचा था कि तुम अपनी बेटी को मुझसे छीन लोगी? पर ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हमेशा तुमने मुझ पर जो भी इल्जाम लगाए ना, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा। पर अब मुझे जाने दो, मेरी बेटी को लौटा दो। तुमने उसके मन में क्या जहर भरी है जो मुझे वो अपनी माँ नहीं मान रही। तुम्हारी बेटी को मैंने ऐसा प्यार दिया है ना कि वो मेरे सिवा किसी और को कभी नहीं पहचान सकती। तुमने क्या सोचा था? मेरे पति से विवाह करके तुम मेरा हक छीन लोगी? देखो, आज मैंने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। मैं जानती थी कि तुम चंद्रलोक की मलिका हो, इसलिए तुम्हारी मदद से आज मैं इतनी धनी हो गई हूँ। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है और तुम्हारी बेटी मेरे एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार है। जब मेरी बेटी को तुम्हारा सच पता चलेगा ना, तब देखना वो तुम्हारे साथ कभी नहीं रहेगी। वो दिन कभी नहीं आएगा। निशा जोर जोर से हंसने लगती है। तभी दूर खड़ी रोशनी ये सारी बातें सुन लेती है। क्या? यानी ये जो इतने दिनों से मेरी माँ बनकर रह रही थी, ये मेरी असली माँ नहीं है? और जिनका मैंने दिल दुखाया, वही मेरी असली माँ है। मुझे अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए। रोशनी गुस्से में पेड़ के पीछे से निकलकर चंद्रिका और निशा के सामने जाकर खड़ी हो जाती है।
ये क्या, रोशनी तुम यहाँ? मुझे मत कहो बेटी, मैंने आपका सारा सच सुन लिया है। बेटी, मैं तुम्हारी असली माँ हूँ बेटी। अब तो तुम्हें मेरी बातों पर यकीन हो गया ना? मुझे माफ कर दो माँ, मैंने उस वक्त आपको ठुकरा दिया। आज मुझे पूरा सच पता चल गया कि मैं आपकी बेटी हूँ। तभी वही साधु महाराज आकर खड़े हो जाते हैं। साधु महाराज, आज आपके आशीर्वाद से मुझे मेरी बेटी मिल गई है। तुम तीनों की तीनों मूर्ख हो। मैंने जो इतने वर्षों से षड्यंत्र रचा था वह अब जाकर कामयाब हुआ है। ये आप क्या कह रहे साधु महाराज? आपने जैसा जैसा मुझसे कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। ये सब क्या हो रहा है? तभी साधु अचानक अपनी नकली दाढ़ी मूंछ हटाने लगता है और एक भयानक जादूगर का रूप ले लेता है। ये क्या, तुम तो कोई जादूगर लग रहे हो। तुमने ऐसा क्यों किया? इतने दिनों से साधु बनकर तुम सबको बस अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। तुम दोनों के मिलन से ही मुझे वह शक्ति मिलेगी। आज पूरे 21 वर्ष हो गए हैं। तुम्हारे और तुम्हारी बेटी की तड़प की वजह से अब चंद्रलोक की शक्ति जागने वाली है। अब मैं रोशनी के साथ वह करूंगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा। तुम मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। अगर तुमने मेरी बेटी के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जादूगर, तुमने जो किया वो बहुत गलत किया, लेकिन मुझे कुछ मत करना। तुम्हें जो करना है इसके साथ करो, पर मुझे जाने दो ना। सच में निशा, तुम बिल्कुल लालची हो। तुमने लालच के लिए ही हर सौदा किया है, इसलिए तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। मुझे इन दोनों से सौदा करना है। तुम जाओ यहाँ से। तभी निशा वहाँ से भागकर चली जाती है। माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। माँ, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, मेरी बेटी को छोड़ दो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने इतने वर्षों तक इंतजार किया है, वह ऐसे ही कैसे छोड़ दूं? अब देखो मैं क्या करता हूँ। तभी जादूगर तेज मंत्र पढ़ने लगता है। उसके हाथों से एक सफेद रोशनी निकलने लगती है जिससे चंद्रिका का चेहरा जलने लगता है। हटाओ इसे, रोशनी हटाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दो मेरी माँ को। अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना तो ठीक नहीं होगा। तभी पीछे से राजकुमार दिनेश आ जाता है और एक जोरदार डंडा जादूगर के सिर पर मार देता है जिससे जादूगर जमीन पर गिर पड़ता है। अच्छा, तो राजकुमार भी यहाँ आ गया। राजकुमार, चले जाओ यहाँ से, वरना अपने आखिरी पल में इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे। मैंने चंद्रिका से सच्चा प्रेम किया है। भले ही उसने मुझे नहीं अपनाया और यह मेरी बेटी नहीं है, लेकिन मेरा प्रेम सच्चा है। चंद्रिका, तुम जाओ यहाँ से, अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी जादूगर अचानक मंत्र पढ़ता है जिससे राजकुमार दिनेश बेहोश होकर गिर पड़ता है। नहीं, तुमने ये ठीक नहीं किया। राजकुमार मुझसे सच्चा प्रेम करते थे और तुमने उन्हें भी तकलीफ दी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। तभी अचानक आसमान में सूरज ढलने लगता है और चांद निकलने लगता है। चांद की रोशनी जैसे ही चंद्रिका पर पड़ती है उसके शरीर से तेज रोशनी निकलने लगती है जिससे जादूगर का चेहरा जलने लगता है। ये क्या, मेरा शरीर जल क्यों रहा है? ये क्या हो रहा है? क्योंकि अब चांद निकल चुका है, तुम पूरी तरह से मिट जाओगे।
तभी अचानक तेज रोशनी बढ़ती जाती है और जादूगर बुरी तरह से भस्म होकर वहीं समाप्त हो जाता है। चंद्रिका, शांत हो जाओ, अब जादूगर इस दुनिया में नहीं रहा। तभी चंद्रिका शांत होने लगती है और उसकी तेज रोशनी खत्म हो जाती है। राजकुमार, आज आपने दिखा दिया कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। इतने वर्षों तक आपने मुझसे बहुत निष्कपट प्रेम किया है, लेकिन अब मैं अपनी बेटी को लेकर चांद की दुनिया में जाना चाहती हूँ। उससे पहले एक बहुत बड़ा सच है जो तुम्हारे पति के सामने आना बाकी है। मैंने उसके लिए सैनिकों को भेज दिया है। वो उसे लेकर किसी भी वक्त यहाँ आते ही होंगे। जिससे प्रेम करो उसे पूरी इज्जत और मान सम्मान दिलाना ही एक सच्चे प्रेम का कर्तव्य होता है। तभी इतने में पीछे से राजीव आ जाता है। वह चंद्रिका को देखते ही रो पड़ता है। चंद्रिका, तुम ठीक तो हो ना? इतने वर्षों के बाद देखा, तुम्हारा सारा सच मुझे पता चल गया है। राजकुमार ने मुझे सब बता दिया। मुझे आपसे भी नफरत है पिताजी, जो आपने मेरी माँ के साथ ऐसा किया। चलो बेटी, अब हमें चलना चाहिए। हमें इनसे कोई बात नहीं करनी। मुझे माफ कर दो चंद्रिका। राजीव, मैं एक माँ होकर एक बच्चे के पिता को तो माफ कर सकती हूँ, पर एक पति को कभी नहीं। उस वक्त तुमने मेरा साथ छोड़ा जब पूरी दुनिया मुझ पर उंगली उठाती थी। हम मुझे अपनी बेटी को लेकर जाना है। चलो माँ, चलते हैं। तभी तेज रोशनी फैलती है। चंद्रिका और रोशनी दोनों उस चांद में धीरे धीरे समाने लगती हैं और गायब हो जाती हैं। वहीं बैठकर राजीव फूट फूट कर रोता है। मैं कैसा नालायक पिता और पति हूँ जो आज मुझे अपनी पत्नी की बेगुनाही पता चली, लेकिन मैं उसे रोक भी नहीं पाया। इसलिए कहते हैं, किसी और की बातों में आकर अपना हंसता खेलता परिवार नहीं उजाड़ना चाहिए। तुमने अपना ही परिवार बर्बाद कर लिया। अब जाओ यहाँ से। राजकुमार दिनेश वहाँ से चला जाता है। तभी निशा वहाँ आती है। जी, मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपकी अच्छी पत्नी बनकर दिखाऊंगी। चले जाओ यहाँ से। तुमने जो मेरी बेटी और चंद्रिका के साथ किया, वह मैं कभी भूल नहीं सकता। फिर राजीव भी वहाँ से चला जाता है और निशा अकेली रोती रह जाती है। उधर चंद्रिका और रोशनी चांद की दुनिया में पहुंचकर हमेशा के लिए सुख के साथ अपना जीवन बिताने लगती है।